हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एरिक्सन की थ्योरी को पढ़ेंगे। एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। एरिक्सन को नव फ्रायडवादी माना जाता है क्योंकि वो फ्रायड के समकक्ष थे और वो सिगमंड फ्रायड के विचारों से बहुत हद तक सहमत भी थे, परंतु वो एक बात पर सहमत नहीं थे। उनका ये मानना था, एरिक्सन का कहना था कि बालक का विकास जो होता है वो उसकी सेक्सुअल टेंडेंसी या काम की प्रवृत्ति का नहीं होता है, बल्कि उसके विकास में किसका प्रभाव पड़ता है? बालक के विकास में उसके काम प्रवृत्ति का नहीं बल्कि सामाजिक अनुभूतियों का। इसलिए उनके सिद्धांत को साइको सोशल डेवलपमेंट का सिद्धांत कहा जाता है और वो यहाँ पर फ्रायड से अलग हो जाते हैं, असहमत होते हैं। तो एरिक्सन का पूरा नाम एरिक एरिक्सन था। वो एक स्टेज थ्योरिस्ट थे जिन्होंने फ्रायड का कंट्रोवर्शियल साइकोसेक्सुअल थ्योरी को लिया और उसको मॉडिफाइड करके एक 8 स्टेज का साइको सोशल थ्योरी के रूप में डेवलप किया। एरिक एरिक्सन एक ईगो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, जो विकास का एक डेवलपमेंट का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। उनकी थ्योरी में साइको एनालिस्ट सिगमंड फ्रायड के वर्क का प्रभाव था, लेकिन एरिक्सन अपने सिद्धांत को साइको सोशल डेवलपमेंट पर आधारित थी। एरिक्सन का कहना था कि व्यक्तित्व का विकास एक पूर्व निर्धारित ऑर्डर में होता है, प्री डिटरमाइंड ऑर्डर में होता है और वह 8 स्तरों से गुजरता है, 8 स्टेजेस से गुजरता है और वो साइको सोशल डेवलपमेंट के 8 स्तरों से गुजरता है, जो बचपन से लेकर बड़े होने तक होता है। हर स्टेज में व्यक्ति एक साइको सोशल क्राइसिस से, हर स्टेज में एक वो साइको सोशल क्राइसिस से गुजरता है, जिसका कि पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर पड़ता है, उसके व्यक्तित्व के विकास में, उसके व्यक्तित्व के निर्माण पर पड़ता है। एरिक्सन के लिए ये क्राइसिस था साइको सोशल नेचर का। मतलब क्या था कि इसमें मनोभाव भी थे और सामाजिक नेचर, साइकोलॉजी और सोशल दोनों जुड़ा हुआ था, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल नीड्स, व्यक्ति के साइकोलॉजिकल नीड्स मतलब मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से जुड़े हुए थे, जो कि साइको के साथ मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं जो कि समाज की आवश्यकताओं के साथ कॉन्फ्लिक्ट करती थी, संघर्ष होता था। व्यक्ति की व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं होती थी और जो समाज की आवश्यकता होती थी, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता था, संघर्ष होता है। उसको लेकर उन्होंने साइको सोशल सोसाइटी ये सिद्धांत दिया। उनके सिद्धांत के अनुसार हर स्टेज, जो 8 स्टेज उन्होंने बताए, हर स्टेज का सफलतापूर्वक जब कंप्लीशन होता है, समाप्ति होता है, तो उससे एक हेल्दी पर्सनालिटी और एक्विजिशन ऑफ बेसिक वर्च्यू और मौलिक गुणों का अर्जन होता है। तो जब व्यक्ति का विकास 8 स्टेजेस में सही ढंग से उसको कंप्लीट करने से उसके स्वस्थ व्यक्तित्व और बेसिक वर्च्यूज का अर्जन वो कर पाता है। तो बेसिक वर्च्यूज क्या होते हैं, जो मौलिक गुण क्या होते हैं, वो उसके जो ईगो जो कि बहुत सारे संकट या क्राइसिस जो उसके जीवन में आते हैं उसको सुलझाने में वो मदद करते हैं। वो बेसिक वर्च्यूज जो उसमें विकसित होते हैं, जो डेवलप होता है, वो जीवन में आने वाले क्राइसिस को वो सॉल्व करने में मदद करते हैं। और जो इस स्टेजेस को सफलतापूर्वक नहीं कंप्लीट कर पाते, जो सफलतापूर्वक कर पाते हैं, वो जीवन में आने वाले ईगो को और बहुत सारे क्राइसिस जो आते हैं उनको वो हैंडल कर पाते हैं। बट जो स्टेजेस को सही से नहीं कंप्लीट कर पाते तो उनकी एबिलिटी कम हो जाती है, वो फर्दर स्टेजेस को भी नहीं कंप्लीट कर पाते और उनके पर्सनालिटी अनहेल्दी पर्सनालिटी हो जाती है
और वो अपने जीवन के सभी चीजों को रिजॉल्व नहीं कर पाते सक्सेसफुली। इसलिए उन्होंने ये 8 स्टेजेस को बताया, जिसे हम एक एक करके हर स्टेजेस को देखेंगे। जो स्टेजेस हैं उनकी थ्योरी में वो इस तरह के हैं। पहला है ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, विश्वास और अविश्वास, ऑटोनॉमी एंड शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो ये 8 स्टेजेस ऑफ एरिक्सन थ्योरी। तो इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे सिद्धांत। उसमें 8 चरणों में उन्होंने बताया है, जिसको हम एक एक करके देखेंगे। तो हम बढ़ते हैं एक एक स्टेज पर। पहले एक बार देख लें, एक कर्सरी ग्लांस में देख लें कि क्या क्या है। पहला है ट्रस्ट और मिसट्रस्ट। इसमें कौन सा वर्च्यू होता है? बेसिक वर्च्यू होता है होप। ये कब से कब, इसका एज पीरियड, एज का समय, किस उम्र में ये पाया जाता है। ट्रस्ट और मिसट्रस्ट कब होता है? तो 0 से 1.5 साल के समय तक, 1.5 years। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम में इसका बेसिक वर्च्यूज होता है विल। ये 1.5 years से 3 years तक होता है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये कब होता है? इसका बेसिक वर्च्यू होता है पर्पस। इसको हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो सब क्लियर होगा। इसका एज होता है 3 to 5। फिर है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। इसका पर्पस क्या है? इस स्टेज का कॉम्पिटेंसी, जो कि कब होता है? 5 to 12 years में। फिर होता है आइडेंटिटी एंड रोल कंफ्यूजन। इसमें फाइडेलिटी होती है और इसका पीरियड होता है 12 to 18 years। फिर है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इसका बेसिक वर्च्यू है लव और ये 18 to 40 years तक होता है। फिर जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, इसमें केयर मेन वर्च्यू है और इसका टाइम पीरियड होता है 40 to 65 years। एंड ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर होता है, इसमें विजडम इसका वर्च्यू होता है और ये 65 प्लस एज वालों में के लिए ये स्टेज बताता है। तो हम लोग अब एक एक करके सारे स्टेज को देखते हैं और उनके डिटेल्स को जानते हैं। पहला है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, मतलब विश्वास और अविश्वास। ये क्या है कि ये जब मतलब ये जो 8 चक्र है, ये 8 अवधि का वर्णन है, जिसमें एज ग्रुप बांटा हुआ है। और जब कोई व्यक्ति जब एडल्ट होता है तो उसका विकास समाप्त नहीं होता। ये विकास का जो चरण है ये हमेशा पूरे लाइफ तक चलता रहता है और विकास का हर चरण जो है एक सेंट्रल क्राइसिस के चारों ओर घूमता है, जिसको व्यक्ति को अगले चरण में प्रगति, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने के लिए जो पर्सन है या जो इंडिविजुअल है उसको हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। और हर स्टेज की जो सफलता है वो पिछले स्टेज की सफल होने पर निर्भर करता है। तो पहला है विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसमें क्या होता है? ये फर्स्ट स्टेज है एरिक्सन की थ्योरी में। इसमें ये पहला चरण जो है ये शैशव अवस्था में होता है, इन्फेंसी में होता है। तो मनोसामाजिक विकास का ये सिद्धांत का पहला चरण है ट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास। इस स्टेज में क्या होता है कि ये 18 महीना के एज तक होता है और इसमें क्या है कि बिना किसी चिंता के देखभाल करने वालों को शिशु की पहली, जो लोग होते हैं जो बच्चे की देखभाल करते हैं, वो पहली सामाजिक उपलब्धि बच्चे को मिलती है। इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा जो है अनसर्टेन अबाउट द वर्ल्ड, उनको पता नहीं होता कि वो किस दुनिया में रह रहे हैं और वो अपने प्राइमरी केयर गिवर जो भी होते हैं, जो उनको केयर देते हैं, उनकी ओर देखते हैं, उन पर निर्भर करते हैं अपनी स्थिरता के लिए और केयर के लिए। तो
तो इसमें बच्चे क्या होते हैं, अपने कार्यवाहक जो आसपास होते हैं उनमें विश्वास की भावना, उनके लिए वो विश्वास रखते हैं और विश्वास की भावना विकसित करते हैं। तो जब ये नए बच्चे दुनिया में आते हैं तो वो क्या होता है, जीवित रहने के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो जब कोई भी बच्चा का जो देखभाल कर रहा है वो बच्चे को उसकी जरूरत को सफलतापूर्वक करता है, जैसे उसको खाना, उस सुरक्षा, उसको गर्मी, प्रेम सब देता है सुरक्षित, तो बच्चा क्या करता है, अपने को सुरक्षित महसूस करता है। और जब बच्चा खुद को सुरक्षित महसूस करता है तो सुरक्षित जगह के रूप में उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। और अगर बच्चे की जरूरत नहीं पूरी होती तो वो दुनिया को असंगत और अविश्वासी मानते हैं, अविश्वसनीय मानते हैं। तो टेस्ट कब होता है, जब केयर गिवर जो है, जो बच्चे का देखभाल करने वाला, माँ हो, पेरेंट हो, जो भी हो, वो बच्चे को जो चाहिए वो देते हैं, बहुत केयर से रखते हैं, प्यार, वार्मथ, अफेक्शन, फूड सब कुछ देते हैं, तो बच्चे में ट्रस्ट पैदा होता है। तो ये क्या होता है कि चूंकि बच्चा पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है, तो डेवलपिंग ट्रस्ट इज बेस्ड ऑन द डिपेंडेबिलिटी, जितना निर्भरता है, उसकी निर्भरता जितनी है अपने पेरेंट्स पर या जो उसको केयर करने वाला है और वो उतना पूरा कर रहा है, तो बच्चे में ट्रस्ट पैदा होता है। तो ये क्या है कि उसमें फूड, लव, वार्म, सेफ्टी, नर्सरी, तो केयर गिवर अगर इस चीज को देने में फेल करता है तो बच्चे में क्या होता है, एडिक्वेट केयर नहीं मिलने से वो बच्चे मतलब बड़े होने पर क्या होता है कि जब वो लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, जो उनको केयर देने वाले हैं या जो भी एडल्ट उनके लाइफ में है उन पर वो ट्रस्ट नहीं कर पाते। इसलिए ट्रस्ट और मिसट्रस्ट कैसे पैदा होता है, तो ये डिपेंड करता है जो उनके केयर करने वाले हैं, जो उनकी रक्षा करने वाले हैं। इसका क्या मतलब है कि ये थोड़ी है कि सभी जितना मिसट्रस्ट है या अविश्वास है सब खराब है, अविश्वास थोड़ा बहुत होना भी जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि व्यक्ति अविश्वास के बजाय विश्वास होने से, अगर विश्वास है, ट्रस्ट है, तो बच्चे में आशा होगा, होप पैदा होगा। इसलिए पहला वाला हमने देखा था उसमें होप लिखा हुआ था ना, पहला स्टेज में होप, बेसिक वर्च्यू, बच्चे में आशा पैदा होती है। इसलिए इसमें क्या है कि बच्चे को ट्रस्ट मिलना चाहिए ताकि उसमें एक होप का वर्च्यू पैदा हो, उसको डाउट ना हो। दूसरा है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह। सेम का हो गया शर्म और डाउट संदेह। अब इस स्टेज में क्या होता है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट सेकेंड स्टेज है एरिक्सन का। इसमें एरिक्सन ने बच्चे के विकास का सेकेंड स्टेज बताया, और ये स्टेज कब होता है, कब आता है, 18 महीना का जो बच्चा होता है, मतलब हमने लिखा था ना 0 से 1.5 ईयर्स, तो फिर ये 1.5 ईयर्स से 3 ईयर्स तक होता है बच्चे के डेवलपमेंट के समय। तो इस समय क्या होता है कि बच्चा जो इस स्टेज में होता है वो अपने दम पर चीज करने का कोशिश करता है, अपने खुद से, अपने डेवलपिंग सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल, अपने से सब काम करना चाहता है, फिजिकल स्किल और सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस उसमें पैदा होता है। तो ये जो स्वतंत्रता से काम करने के लिए जो वो बच्चा चाहता है, तो अगर उसको ये अलाउ किया जाता है तो उससे क्या होता है कि उसको अपने पोटेंशियल पर, अपनी क्षमता पे, अपनी कैपेसिटी पे विश्वास होता है। इसलिए चिल्ड्रन आर जस्ट स्टार्टिंग टू गेन अ लिटिल इंडिपेंडेंस। अब क्या करते हैं वो इस समय कि वो बेसिक एक्शन अपने करना सकते हैं, जैसे बेसिक डिसीजन अपना लेने लगते हैं। क्या कि बच्चों को अगर अपना खुद से चॉइस करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए छोड़ दिया जाए और पेरेंट्स उनको हेल्प करें, तो बच्चे में एक स्वायत्तता या ऑटोनॉमी का सेंस डेवलप करता है। तो इसमें क्या है कि बच्चे फिजिकली ज्यादा मोबाइल होते हैं और वो देख करना चाहते हैं या खोजना चाहते हैं अपनी एबिलिटीज को, जैसे कि अपना कपड़ा रखना, अपने जूते रखना, खिलौनों से खेलना, ये सब स्किल वो खुद से करना चाहते हैं। तो इससे बच्चों में इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी आती है। तो जो बच्चे क्या होता है कि बहुत ज्यादा कंट्रोल जिनको किया जाता है, ऐसे मत करो, वो मत करो, वो मत, हर चीज पर, तो क्या होता है कि बच्चे को अपने कैपेसिटी पे डाउट होने लगता है
और जो बच्चा है कि डाउट होने से क्या होता है कि उसको फिर शर या संदेह से वो उस पर वो काम अपने से खुद करने में फिर उसका डाउट होता है और वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाता है। तो इसलिए बच्चे को यहाँ पर क्या है कि पेरेंट्स या केयर जो टेकर है उनको बच्चों को थोड़ी सी ऑटोनॉमी देनी चाहिए, स्वायत्तता देनी चाहिए, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे क्या करते हैं, अपना इंडिपेंडेंस को लेना शुरू करते हैं। वो तब अपने मदर से दूर चले जाते हैं, अपने मन से कहीं भागने लगते हैं, खेलने चले जाते हैं, कोई भी खिलौना उठा लेते हैं और वो क्या पहनेंगे, ये नहीं पहनना है, वो फेंकना है, ये खाना है, मतलब सब चीज में अपना चॉइस देना शुरू करते हैं। तो एडिक्शन का कहना है कि ये क्रिटिकल स्टेज है और इसमें पेरेंट्स को बच्चों को थोड़ा आजादी देनी चाहिए ताकि वो अपनी योग्यताओं को एक्सप्लोर कर सकें और एक एनकरेजिंग एनवायरनमेंट में बच्चों को कुछ काम करने के लिए देना चाहिए, जिसमें कि बच्चा गलती भी करे तो पेरेंट उसको टॉलरेट कर सकें। मान लो खाना अपने से लेते हैं, उसको खाने को बर्बाद कर देते, तो इस सब के लिए पेरेंट्स को तैयार रहना होता है। तो इसमें क्या है कि बच्चे को कुछ क्लोथ सपोर्टिव पेरेंट क्या करेंगे कि उनको बच्चों को अलाउ करना चाहिए कि अपनी जो मीरा के पास ले जाके कि जो पहनना है निकाल दो वही पहनो, ताकि और उसके बाद फिर बच्चा अगर कहे कि बच्चा सहायता मांगे तो पेरेंट्स करें, अदरवाइज पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को अलाउ करें। तो इससे क्या होगा कि बच्चों में इंडिपेंडेंस आएगा, ऑटोनॉमी आएगा। तो इससे क्या होगा कि अब इसमें फिर एक और चीज है टॉयलेट ट्रेनिंग और पॉटी ट्रेनिंग। ये इम्पोर्टेंट रोल है ताकि बच्चे को जब खुद से वो बच्चा टॉयलेट जाने लगेगा तो उसकी ट्रेनिंग अगर हो जाती है तो वो क्या करेगा कि उसमें सेंस ऑफ ऑटोनॉमी होगा। जब उसको ये फील होगा अपनी नेचर कॉल होगा वो खुद से चला जाएगा, तो इससे उसमें एक ऑटोनॉमी पैदा होगी, उसमें विश्वास आएगा। तो फ्राइड की तरह एरिक्सन का मानना था कि टॉयलेट ट्रेनिंग एक इस प्रोसेस का, ऑटोनॉमी के प्रोसेस का एक वाइटल पार्ट है। इसलिए एरिक्सन का रिव्यू था, फ्राइड के रिव्यू से अलग था। एरिक्सन का कहना था कि ये लर्निंग जो है उसको क्या होगा, ये लर्निंग होने से, ये ट्रेनिंग देने से बच्चा को अपने बॉडी का जो फंक्शन है उसको कंट्रोल कर सकेगा और उसके बाद उसमें एक इंडिपेंडेंस की भावना आएगी। तो ये हो गया दूसरा स्टेज। अब तीसरा स्टेज पे हम लोग चलते। ये बच्चों के विकास का स्टेज है जिसको कि बच्चा किस तरह से डेवलप करता है, ये हम बताने की कोशिश की है एरिक्सन ने। हम उसको स्टेज बाय स्टेज देखेंगे। फिर अगला फिर क्या है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसमें क्या होता है कि बच्चा एक पहल करता है फिर उसे गिल्ट भी होता है। इसमें क्या है, ये जो टाइम पीरियड होता है यहाँ पर ये 3 to 6 years होता है, ये थर्ड स्टेज है और इसका ड्यूरेशन होता है, इसमें 3 to 6 years के बच्चे आते हैं इस स्टेज में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3 to 6 years। इससे पहले जो था 0 से लेकर 1.5 years, फिर 1.5 years से 3 years, अब 3 से 6 years। ये क्या होता है, ये बच्चे अपनी यहाँ पर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट इज द थर्ड स्टेज एरिक्सन की थ्योरी का साइकोसोशल डेवलपमेंट में। इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि अपने को अपना काम करने के लिए बहुत असर्ट करते हैं, वो खेल को, सोशल इंटरेक्शन को डायरेक्ट करना चाहते हैं और जो बच्चे इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं और वो काम को कर पाते हैं, तो वो अपने को कैपेबल बनाते हैं किसके लिए, दूसरे वो लीड करने के लिए। वो लीडर बनने लगते हैं, लीड करते हैं, दूसरों को डायरेक्शन देने लगते हैं और उनको अपने हिसाब से चलाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो इनिशिएटिव ले सकते हैं वो लीड करने में समर्थ हो जाते हैं और जो नहीं कर पाते हैं वो उनमें ये स्किल नहीं आता, वो दूसरे को लीड नहीं कर पाते, दूसरे को पर अपने ऑर्डर को नहीं चला सकते, या अपने मतलब जो भी दोस्त है, जो भी छोटे छोटे बच्चों का ग्रुप है उसमें वो अपनी बात को आगे नहीं रख पाते और इससे उनमें गिल्ट या डाउट या लैक ऑफ इनिशिएटिव उत्पन्न होता है। तो ये जब सफल होते हैं तो वो लक्ष्य को बनाने और प्राप्त करने की क्षमता का विकास करते हैं और अगर नहीं सफल
अगर कोई उनको प्रतिरोध करता है, कोई उसका विरोध करता है, तो फिर उसके बाद उसमें वो गिल्ट आ जाती है, समस्या आ जाती है, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। इसलिए जो बच्चा पहल करने में एक पॉजिटिव वे में उसको फील होता है और लोग उसकी बात को सुनते हैं, तो उसके बच्चे में वो क्षमता डेवलप होती है कि वो लीड कर सकता है। तो ये इस थर्ड स्टेज का क्या है कि मेजर थीम क्या है कि बच्चे इसमें अब कंट्रोल करना शुरू करते हैं और एनवायरमेंट जो अपने चारों ओर है, पर्यावरण पे, वो अपना पावर दिखाते हैं, कंट्रोल करते हैं। और इसमें अगर वो सफल होते हैं तो उनको एक उनका उद्देश्य पूरा होता है। और जो बहुत ज्यादा एग्जर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं और उन्हें असहमति मिलती है, तो उन्हें गिल्ट की भावना पैदा होती है। जब कोई लोग उनसे सहमत नहीं होते, जब सब लोग उनकी बात मान लेते हैं, तो पावर, तब उनको इंडिपेंडेंस और क्या होता है कि बच्चों को एक पर्पस मिलता है, वो इनिशिएटिव लेते हैं। लेकिन जब डिसअप्रूवल मिलता है तो उसमें गिल्ट आता है। अगला स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। ये फोर्थ स्टेज है। इसमें जो एज का जो क्राइटेरिया दिया गया है, ये 6 से 11 साल तक का है। इसमें 6 से 11 ईयर्स के बच्चे होते हैं, 6 से 11 ईयर्स। इसमें क्या होता है कि ये फोर्थ साइकोसोशल क्राइसिस है और इसमें कॉम्पिटेंस, इंडस्ट्री का मतलब होता है कि उद्योग, मतलब कि कॉम्पिटेंस वर्सेस इंफीरियरिटी, मतलब हीनता की भावना बच्चों में पैदा होती है इस एज में, 5 to 12 और 6 to 11। इस फोर्थ साइकोसोशल स्टेज में टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द अर्ली स्कूल ईयर्स। ये स्कूल के शुरुआती दिनों में होता है और ये शुरुआती दिनों में होता है स्कूल जाने के समय। और यहाँ पर क्या होता है कि सोशल इंटरेक्शन जो होता है बच्चों का, ये एक प्राइड के रूप में लेने लगता है। और इसमें क्या होता है कि बच्चे व्यापक संस्कृति की अपेक्षा, उनको स्कूल में जाते हैं, वहां बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं, उनका सामना करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और यहाँ बच्चे सीखते हैं कि कैसे अच्छा बच्चा बनना है, समाज में, स्कूल में पढ़ना है, बहुत सारे बच्चों के साथ रहना है, कौन सा कैसे व्यवहार करना है। तो इसमें बच्चों को जो विश्वास होता है, तो क्या होता है कि चिल्ड्रन नीड टू कोप विथ न्यू सोशल एंड एकेडमिक डिमांड। अब नए समाज में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, लोगों के साथ रहना है, शिक्षा पढ़ाई कर रहे हैं, एकेडमिक चीज में उनका क्या डिमांड है, कैसे पढ़ना है, कैसे डिसिप्लिन रहना है स्कूल में, ये सारी चीजें सीखते हैं। और अगर इसमें ये सफल होते हैं तो बच्चों में पूर्णता की भावना आती है, कॉन्फिडेंस आता है। और जहाँ फेल करते बच्चे सक्सेसफुल नहीं होते तो उसमें हीनता की भावना आती है। तो जो बच्चे यहाँ पर उत्साहित किए जाते हैं या पेरेंट्स के द्वारा उनको पढ़ाई किया जाता है और टीचर उनको कॉम्पिटेंस की भावना उन्हें डेवलप करते हैं उन्हें, तो उससे क्या होता है कि बच्चों का स्किल बढ़ता है। और जो इंकरेजमेंट नहीं मिलता या थोड़ा सा उन्हें डिस्करेज किया जाता है पेरेंट्स या टीचर्स या पीएस के द्वारा, तो उनमें क्या होता है कि वो उनके सक्सेसफुल होने की एबिलिटी में उनको डाउट होने लगता है, उनमें इंफीरियरिटी की भावना आ जाती है, हीनता की भावना आती है। तो ये कुछ फेलियर जो ऐसा है वो तो जरूरी होता है, ताकि बच्चा अगर हमेशा सक्सेस मिलेगा तो बच्चा थोड़ा एरोगेंट हो जाएगा, उसमें अहंकार की भावना आ जाएगी। इसलिए कभी थोड़ा फेलियर भी होना जरूरी है। तो इससे क्या होगा, बच्चे में मॉडेस्टी आएगी, वो नम्र बनेगा। और बैलेंस बिटवीन कॉम्पिटेंस एंड मॉडेस्टी, दोनों के बीच में बैलेंस होना जरूरी है कि बहुत सक्सेसफुल फिर थोड़ा फेलियर। इससे क्या होगा कि दोनों के बीच में बैलेंस होगा और इस स्टेज में जो सक्सेस होगा वो बच्चे को कौन सा गुण पैदा करेगा, कॉम्पिटेंसी का गुण पैदा करेगा। ठीक है। अगला है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन में क्या होगा कि पहचान बनाम भूमिका का भ्रम, भूमिका का भ्रम। इस स्टेज में क्या होता है, ये चरण जो है ये किशोरावस्था में होता है। ये 12 to 18 मतलब टीन एज जब शुरू हो जाता है तो 12 से 18 ईयर्स के बीच में ये होता है।
ये और ये रोल और कंफ्यूजन ये किशोरावस्था में होता है और कुछ मामलों में ये 20 साल तक भी जा सकता है। तो जब किशोरावस्था की शुरुआत होती है तो शरीर में बहुत तरह के परिवर्तन होते हैं और ज्ञान में भी परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है। तो बच्चे पहली बार भविष्य पर विचार करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं वो कौन है और क्या चाहते हैं, और उसके बाद उन्हें उनके अपने शरीर में हो रहे चेंजेस से भी वो परेशान होते हैं। इस स्टेज में बच्चे क्या करते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी को बनाना चाहते हैं और उसके बाद वो अपने वैल्यूज, अपने बिलीव्स और अपने गोल्स को एक्सप्लोर करते हैं, वो क्या हैं, क्या चाहते हैं, किस तरह से रहना। तो ये जो किशोरावस्था की अवस्था है ये बचपन से चाइल्डहुड के बीच का ट्रांजिशन पीरियड है। तो इस अवस्था में ना तो वो बच्चे रहते हैं, ना तो वयस्क होते हैं, ना बड़े होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है और इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उन्हें बच्चों में भी एक्सेप्टेंस नहीं है, बड़ों में भी एक्सेप्टेंस नहीं होती। बड़े कहते हैं अभी बच्चे हैं, बच्चे कहते हैं तो बड़े हो गए, तो बहुत टोटली कंफ्यूज होते हैं। तो इस अवस्था में वो पूरी तरह अपने पीयर ग्रुप से प्रभावित होते हैं, अपने साथियों से प्रभावित होते हैं और उसमें उनको, क्योंकि वो बच्चे जो साथी होते हैं वो भी तो उसी उम्र के होते हैं और उसी तरह के अपरिपक्व होते हैं, तो वो भी जो सलाह देते हैं तो वो भी उस तरह का नहीं होता कि उन्हें कोई अच्छा राह चुने। तो इस समय की स्थिति में जो है कि वो करियर का, रिलेशनशिप का, फैमिली, हाउसिंग, ये सब चीज के बारे में सोचते हैं। तो इसमें ये क्या होता है कि बच्चा चाहता है कि वो समाज का एक अंग बने और उसमें समाज में फिट हो। तो ये जो स्टेज है, ये साइकोलॉजिस्ट जब इसके बारे में बात करते हैं आइडेंटिटी के बारे में, तो वो बच्चों के सारे बिलीफ, आइडियल्स और वैल्यूज के बारे में बात करते हैं जो कि उसको, बच्चे के बिहेवियर को शेप करते हैं। उस समय के जो ये सारी चीजें होती हैं उस समय कि बच्चों का जो बिलीफ होता है, जो वो आदर्श लेके चलते हैं, उनके जो वैल्यूज होते हैं वो उनके बिहेवियर को शेप करते हैं। तो इस स्टेज को सक्सेसफुली जो बच्चा उसको पूरा कर लेता है, जो सफलता, उसको सही गाइडेंस मिल जाता है, तो वो लीड्स टू फाइडेलिटी। और डिस्क्राइब किया कि वो सोसाइटी, मतलब फाइडेलिटी क्या है? फाइडेलिटी है एक एबिलिटी जो कि उनको समाज के स्टैंडर्ड और मानदंडों के हिसाब से और समाज की उम्मीदों के हिसाब से उनको रहने की योग्यता प्रदान करता है। तो जब एरिक्सन का कहना था कि ईच स्टेज, जो हर स्टेज है साइको सोशल डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें इस स्टेज को उन्होंने ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया क्योंकि यहाँ पर ईगो आइडेंटिटी का विकास होता है। ईगो आइडेंटिटी क्या है? यह एक कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ है, अपने बारे खुद का सेंस है, जो कि हम कब डेवलप करते हैं? जब हम समाज के साथ इंटरेक्शन करते हैं और एक सेंट्रल फोकस बनते हैं। आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन स्टेज में जब हमारी आइडेंटिटी बनती है समाज में, तो वहां पर हम एक विश्व दृष्टि विकसित करते हैं। और यहाँ पर क्या है कि हमारी जब आइडेंटिटी बनती है तो उसे हम ईगो आइडेंटिटी कहते हैं। तो एरिक्सन का कहना है कि हमारा ईगो आइडेंटिटी जो है वो हमेशा बदलता है। क्यों? क्योंकि हम नए एक्सपीरियंस के साथ बदलता है और जो सूचनाएं और नया ज्ञान जो हम एकत्रित करते हैं, जो रोज लोगों के साथ इंटरेक्शन करके, बातचीत करके, अंतःक्रिया करके जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं, जो सूचना प्राप्त करते हैं, वो हमारे ईगो आइडेंटिटी को बदलता है। तो जैसे जैसे हमें नए अनुभव होते हैं, हम चुनौतियों को लेते हैं और जो कि वो चुनौतियां या तो हमको मेरी आइडेंटिटी को का विकास करती है या मेरी आइडेंटिटी को छिपाती है, कम करती है। मतलब अगर हम चुनौतियों का सामना करके सफल होते हैं तो हमारी आइडेंटिटी का विकास होता है। अगर हम नहीं सामना कर पाते हैं, फेल करते, तो वो आइडेंटिटी हमारी रुक जाती है, बाधित हो जाती है। तो ये रोल कंफ्यूजन या आइडेंटिटी क्राइसिस जो है, एडोलेसेंस जो है, किशोरों को क्या होता है कि अलग अलग लाइफ स्टाइल में उनको एक्सपेरिमेंट करना होता है या उनका प्रयोग होता है। आइडेंटिटी क्राइसिस, जब वो काम करने जाते हैं, सफल होते हैं, नहीं सफल होते हैं तो उनको आइडेंटिटी क्राइसिस होती है। शिक्षा में अच्छा करते हैं तो उनके
आइडेंटिटी बनती है या तो फिर आइडेंटिटी खत्म होती है, या फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज में। तो इसमें क्या है कि उन्हें सफलता की पहचान, अगर वो सफल होते हैं तो उनकी आइडेंटिटी बनती है। तो ये जो है कि किसी को प्रेशर देना कि इनटू एन आइडेंटिटी, मान लीजिए किसी को हम प्रेशराइज कर रहे हैं कि तुमको ये हासिल करना है तो तुम एक अच्छे, तुम्हारी आइडेंटिटी बनेगी, तुम्हारी पहचान बनेगी। तो वो बच्चा क्या हो सकता है कि रेबेलियन हो सकता है, विद्रोही हो सकता है, और वो क्या करेगा, विद्रोही होकर अपनी आइडेंटिटी नेगेटिव बना देगा। वो किसी चीज के लिए इस एज में बहुत ज्यादा प्रेशराइज करने से वो रिएक्शनरी हो जाता है, उसका उल्टा करता है, और इससे उससे अप्रसन्नता और अनहैप्पीनेस आता है, उसमें निराशा आती है। तो अगर इसलिए बच्चों को यहाँ पर बहुत प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है, उससे उनको नेगेटिव असर होता है। अगला है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अंतरंगिता बनाम अलगाव, मतलब किसी से बहुत अंतरंग होना, बहुत इंटीमेट होना, बहुत क्लोज रिलेशन, या तो बिल्कुल अलग थलग रहना। तो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन 6th स्टेज है, और ये एरिक्सन की थ्योरी का 6th स्टेज, और ये 18 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस स्टेज में यंग जो बच्चे वयस्क होते हैं और 18 से 40 साल तक यंग भी होते हैं। तो इस स्टेज में क्या होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो इंटीमेट और लविंग रिलेशनशिप, अंतरंग रिश्ता लोगों से बनाने की ओर ये केंद्रित होता है, और अगर उसमें सफलता नहीं मिलती तो किसी अंतरंग होने के लिए बहुत पसंद किया जाता है। तो युवा व्यक्ति जो होता है वो अपनी पहचान कैसे करता है, पारस्परिक संबंध स्थापित करने में इसमें बहुत उत्सुकता होती है, और जिनके रिश्ते नहीं बनते वो अलग थलग रहते हैं। तो इस स्टेज में क्या होता है कि हम लोग अपने को दूसरों के साथ बहुत इंटीमेट शेयर करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, उनसे हर तरह की बातें करते हैं, उनसे करीबी रिश्ता बनाते हैं। तो ये रिलेशनशिप जो है हमको ये लंबे समय का कमिटमेंट होता है। इस समय जो दोस्ती बनती है वो लाइफ लॉन्ग बनती है, बहुत लंबे समय तक बनती है, जो कि फैमिली मेंबर को छोड़कर किसी बाहरी व्यक्ति के साथ इस तरह की लंबी दोस्ती बनती है, अंतरंग दोस्ती बनती है, जिससे हम बहुत ज्यादा शेयर करते हैं। ऐसी फ्रेंडशिप होती है कि हम सब बात उनसे शेयर करते हैं, और ऐसा व्यक्ति जो कि हमारी फैमिली से अलग होता है, अदर देन फैमिली मेंबर होता है। तो ये स्टेज को हम अगर सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं तो हमारा रिलेशनशिप हैप्पी बनता है, अच्छा रिलेशन बनता है, और हमारा कमिटमेंट होता है, उनसे हम दोस्ती निभाते हैं, और हम अपने को सेफ महसूस करते हैं, कोई हमारा केयर करने वाला है उस रिलेशनशिप में, हमें सेफ्टी, लव, कमिटमेंट, केयर सब मिलता है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता है, इंटीमेसी नहीं होता है, और वो कमिटमेंट से डरता है या रिलेशनशिप से, तो वो नहीं करना चाहता है, वो मिलना जुलना और अंतरंग संबंध नहीं स्थापित करता है, या बहुत दोस्ती नहीं करना चाहता, तो उसे अकेलापन और अलगाव और कभी कभी निराशा में भी वो चला जाता है। तो ये अगर ये स्टेज में जो सक्सेसफुल होता है बच्चा, उसको प्यार का गुण प्राप्त होता है। तो हमने सब बेसिक वर्च्यू लिखवाया है शुरू में, आप देखेंगे इस स्टेज का बेसिक वर्च्यू लव है। ये कैसे आता है, इंटीमेसी से आता है, अच्छे संबंध से आता है। अगला स्टेज जो है 7th स्टेज, जिसको हम कहते हैं जेनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन, उदारता बनाओ ठहराव। इसमें क्या है कि इस स्टेज में हम अपने को शेयर करते हैं और दूसरे से बहुत इंटीमेट होकर शेयर करते हैं, और हमारा जो रिलेशनशिप बनता है इस में संबंध जो है वो लंबे समय का कमिटमेंट होता है, और ये फैमिली मेंबर से अलग किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इस तरह का संबंध होता है। तो ये जो है ये मध्यकाल के दौरान होता है, और ये इसमें हम होता है 40 से 65 ईयर्स तक होता है। अब हम यहाँ होते हैं तो यहाँ ये सोचते हैं कि हम अगली पीढ़ी को क्या ऑफर करेंगे। तो इसे एरिक्सन ने कहा कि हम अगली पीढ़ी का सोचते हैं, इसलिए इसे उदारता कहा।
इसमें हम क्या करते हैं, भविष्य में योगदान देने वाली चीजों का उत्पादन करने के लिए वयस्कों को उदार बनाया जा रहा है। तो इसमें जो सक्सेसफुली कंप्लीट करता है ये स्टेज को, वो 40 to 65 ईयर्स ये है। ये अगली पीढ़ी के लिए हम सोचते हैं, नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम उनकी रिश्ता बनाते हैं, उसमें सेफ्टी केयर होता है, और इसमें अगर हम इंटीमेसी को अवॉइड करते हैं, कमिटमेंट को अवॉइड करते हैं, तो हम अकेलेपन होते हैं, जो कि पहला भी हुआ। तो लेकिन साइकोलॉजिकली जनरेटिविटी क्या होता है, अपनी पहचान बनाना। जनरेटिविटी यहाँ पर क्या है, स्पेशली है साइकोलॉजिकल रूप में कि आप अपनी पहचान बनाते, मेकिंग योर मार्क ऑन द वर्ल्ड थ्रू क्रिएटिंग और नर्चरिंग थिंग्स दैट विल आउटलास्ट एन इंडिविजुअल। मतलब दुनिया में अपनी कोई निशान, अपनी पहचान बना के जाना, कुछ ऐसा काम करके जाना, कुछ ऐसा अच्छा काम करना, लोगों को मदद करना, जो कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को लंबे समय तक लोग याद करें। इस मिडिल एज ऑफ इंडिविजुअल में लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ ऐसी चीज का निर्माण करना जो कि उन्हें अमर करे या उन्हें लोग लंबे समय तक याद करें। और इसमें जो लोग दूसरे लोगों को इससे बेनिफिट हो, मतलब कुछ समाज सुधार का कार्य, कुछ परोपकार का कार्य करने के लिए इस स्टेज में लोग अग्रसर होते हैं, ताकि वो अपनी एक पहचान छोड़ के जाएं और समाज को कुछ दे के जाएं। अपने बच्चों को इस तरह से हम बड़ा करें कि वो समाज के लिए प्रोडक्टिव हो, हम अपना काम इस तरह से प्रोडक्टिव करें जो समाज के लिए उपयोगी हो, और कम्युनिटी एक्टिविटी, समुदाय के कार्यकलापों में और संगठन के कार्यकलापों में हम अपना योगदान दें, समाज सेवा करें, समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हों। तो हम क्या होगा कि एक बड़े अपनी पहचान, एक बिग पिक्चर अपना छोड़ के जाएंगे। इसमें जो सक्सेस होगा, जो सफल होगा, वो अपनी उपयोगिता और अपनी उपलब्धियों को, इससे उपयोगिता और उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, अचीवमेंट होता है। और जहाँ जो इसमें अगली पीढ़ी के लिए हम योगदान कर पाते हैं, तो ये जो लोग आत्मनिर्भर होने से बचते हैं और वो देखभाल नहीं, इस तरह का गुण नहीं पैदा करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो उनमें एक ठहराव आ जाता है, वो ऐसे लोग स्टैग्नेंट हो जाते हैं, वो अनुत्पादक हो जाते हैं समाज में, वो समाज के लिए कुछ नहीं कर पाते, उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं होती, वो अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं। ऐसे इंडिविजुअल जो होते हैं वो डिसकनेक्टेड हो जाते हैं, अपनी कम्युनिटी से अलग थलग पड़ जाते हैं। और इस स्टेज में जो सक्सेस मिलता है, वो सक्सेस से कैसे मिलता है, तो इससे कौन सा गुण पैदा होता है, केयर। जब वो लोगों का केयर जो करता है, उसका नाम होता है, उसका समाज की वो हस्ती बनता है। जो लोग नहीं होते हैं वो उनका कम्युनिटी से अलग थलग हो जाते हैं, और वो समाज से जुड़े हुए नहीं होते, तो उनका समाज में कोई स्थान नहीं होता। अगला है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, अहंकार, अखंडता और निराशा। तो ये 65 ईयर्स में होता है, 65 ऑनवर्ड्स, 65 ईयर्स के बाद ये बुढ़ापा में आता है, 65 ईयर्स। इसमें क्या होता है कि ये अंतिम चरण होता है। इस बिंदु पर लोग अपने जीवन को फिर से वापस देखना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि अगर उनको लगता है कि अपने जीवन में कुछ कर पाए, कुछ अच्छा किए, तो उनको इंटीग्रिटी मिलती है, अखंडता प्राप्त होती है। अगर वो अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखते हैं, तो उनको देखकर लगता है कि उन्होंने कुछ अच्छा किया, तब तो उन्हें थोड़ा अच्छा लगता है। और अगर नहीं कुछ अगर उन्हें लगता है कि जीवन में उन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, तो उन्हें निराशा होती है। तो ईगो इंटीग्रिटी ये एक स्टेज और फाइनल स्टेज है, रिकरेक्शन स्टेज ऑफ थियोरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। ये स्टेज 65 साल और उससे लेकर मृत्यु तक का समय होता है। इस समय में हम अपनी अकम्प्लिशमेंट, अपनी उपलब्धियों को देखते हैं और हम अखंडता प्राप्त करते हैं, विकास करते हैं। अगर ये देखते हैं, पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखते हैं और हमें लगता है कि हमने कुछ
सफल जीवन व्यतीत किया, हमने लोगों के लिए काम किया, समाज के लिए कुछ किया, कुछ अपने लिए उपलब्धि हासिल की, तो हमें अखंडता प्राप्त होती है। जो अपने लाइफ को रिफ्लेक्ट करते हैं और ये लगता है कि उन्होंने कुछ भी अचीव नहीं किया, कोई अपना लक्ष्य पूरा नहीं किया, तो उन्हें कड़वाहट होती है जीवन में और निराशा आती है। वो एरिक्सन का कहना है कि जो लोग लास्ट में जीवन के 65 साल के अवधि के बाद अपने लाइफ को अगर देखते हैं और उन्हें सेटिस्फैक्शन होता है या फेलियर फील होता है, या तो वो बहुत संतुष्ट होते हैं या तो उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया, तो उन्हें असफलता का की भावना होती है। तो जो लोग अपनी उपलब्धियों से गर्व महसूस करते हैं, उन्हें अखंडता का भाव आता है, इंटीग्रिटी की फीलिंग होती है अपने लाइफ को देखने का। और कुछ लोग जो अपने लाइफ को मुड़कर देखते हैं तो उन्हें पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलता। तो जो लोग सक्सेसफुल नहीं होते इस स्टेज में, वो उनको लगता है कि उनका लाइफ वेस्ट हो गया। और जो ये दे फोकस ऑन व्हाट वुड हैव, शुड हैव एंड कुड हैव बीन, वो सोचते हैं क्या होगा, क्या होना चाहिए था और क्या हो सकता था, ये चीजों को वो सोचते हैं। और अपनी लाइफ के अंत समय में ये सोच उन्हें निराशा, कड़वाहट और बिटरनेस फील होता है। तो इसलिए जो अच्छा करके जीवन से संतुष्ट रहते हैं उन्हें अच्छा फील होता है, और जो जीवन की उपलब्धि या उन्हें असफल लगता है तो उन्हें निराशा फील होती है। तो एरिक्सन ने कहा कि उनकी थ्योरी जो है वो ह्यूमन सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट का ओवरव्यू है ये 8 स्टेजेस में, जो कि ये नहीं बताता, उन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों होता है ऐसे, बस क्या होता है उन्होंने बताया कि क्यों और कैसे हुआ ये चीज का, उन्होंने ये लिखा क्यों हुआ और कैसे हुआ ये नहीं बताता। एरिक्सन का कहना है कि किस तरह से एक साइकोसोशल स्टेज दूसरे स्टेज में पर्सनालिटी को कैसे अफेक्ट करता है ये भी उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ स्टेजेस बताया और ये नहीं बताया कि पहला स्टेज से दूसरा स्टेज कैसे प्रभावित करता है, पहले स्टेज की उपलब्धि से दूसरे स्टेज में क्या हासिल होता है, इस चीज को उन्होंने नहीं बताया। बस उन्होंने सिर्फ 8 स्टेजेस को बताया ह्यूमन डेवलपमेंट का। तो एरिक्सन का थ्योरी का हम एक संक्षेप में समरी देखें। पहला है ओरल सेंसरी, जो कि 12 से 18 मंथ्स में, इसमें क्या है ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, इसमें क्या है फीडिंग, इन्फेंट के जो होता है बच्चा वो एक फर्स्ट लविंग ट्रस्टिंग रिलेशनशिप किससे एस्टेब्लिश करता है, जो उसका केयर करता है, और मिसट्रस्ट किससे करता है, जो उसका केयर नहीं करता है। तो डेवलप ए सेंस ऑफ मिसट्रस्ट, जो कि उसका केयर नहीं करता है। तो इसको हम लिखेंगे कि मिसट्रस्ट किससे होता है, डोंट केयर। अगर वो डोंट केयर कोई भी बात नहीं है, बस वो अगर केयर मिलता है तो उसको ट्रस्ट होता है और नहीं तो मिसट्रस्ट होता है। तो केयर गिवर के साथ उसका रिलेशनशिप होता है, अगर केयर दिया तो और नहीं दिया तो मिसट्रस्ट। अब 18 मस्कुलर एनल 18 मंथ से 3 इयर्स का स्टेज है, इसको ऑटोनॉमी वर्सेस शेम डाउट, इसमें पहले ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंट दिया गया ताकि बच्चा अपने सेंसेस को और अपनी कंट्रोल कर सके। ये चाइल्ड का एनर्जी डायरेक्ट किस तरफ किया जाता है, फिजिकल स्किल जिसमें वॉकिंग, ग्रास्पिंग और रेक्टल, मतलब टॉयलेट ट्रेनिंग की है, इससे चाइल्ड को कंट्रोल करना सीखते हैं बॉडी का। मतलब टॉयलेट ट्रेनिंग से क्या होता है, वो अपने फीलिंग्स या टॉयलेट की जो फीलिंग होती है उसको कंट्रोल कर सकता है, और शेम और डाउट फील करता है अगर अच्छे से इसको हैंडल नहीं किया गया। और अगर खुद से हैंडल कर लेता है तो उसमें ऑटोनॉमी आती है, वो खुद से अपना काम करना चाहता है, और नहीं कर पाने से शेम होता है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इसमें बच्चा इंडिपेंडेंस चाहता है, मोर असर्टिव होना चाहता है और मोर इनिशिएटिव लेना चाहता है, लेकिन इनिशिएटिव मिलता है अगर वो काम कर लेता है तो वो फोर्सफुल होता है, लेकिन नहीं कर पाता है तो उसे गिल्ट होता है। लेटेंसी पीरियड में क्या होता है कि इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, स्कूल में जाता है तो बच्चे को
क्या है कि सोशल इंटरेक्शन होता है टीचर्स से, स्कूल से, एकेडमिक से। तो यहाँ पर वो नया स्किल सीखता है और उसे अगर नहीं सीख पाता है तो उसे इंफीरियरिटी और फेलियर का और इनकॉम्पिटेंस का सेंस होता है, वो सेंस डेवलप करता है। अगर कर लेता है तो उसे इनिशिएटिव का सेंस होता है। एडोलेसेंस 12 से 18 साल में आइडेंटिटी का यहाँ बहुत ज्यादा रोल होता है। आइडेंटिटी क्राइसिस भी होती है बच्चों को, उनके शरीर में बदलाव होता है, तो फिजिकल और मेंटल बहुत तरह की परेशानी होती है और उनका रोल का कंफ्यूजन होता है, क्योंकि वो ना तो बड़े होते हैं ना तो बच्चे होते हैं। तो उसमें उनका पीयर रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और वो सारे कुछ पीयर से शेयर करते हैं और इस समय बच्चे उनको सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप होता है। उन्हें ऑक्यूपेशन, कैरियर, सेक्स रोल, ये सब की चिंता होती है। और पॉलिटिक्स, रिलीजन, वो धर्म के प्रति, उसके अलावा अपोजिट सेक्स के प्रति भी बहुत ज्यादा इनका क्यूरियोसिटी होता है। तो यहाँ पर एक तो आइडेंटिटी का उनको प्रॉब्लम होता है और उसके बाद फिर उनको अपने रोल को लेकर भी कंफ्यूजन होता है। फिर इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यहाँ पर लव रिलेशनशिप डेवलप होता है। यंग एडल्ट जो होते हैं 19 to 40 ईयर्स, वो इंटीमेट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। जो सफल होते हैं उनमें इंटीमेसी बढ़ती है और जो नहीं कर पाते उनमें आइसोलेशन बढ़ता है। जो लोगों से मिलकर एक रिलेशनशिप नहीं स्टैब्लिश करते हैं, लोगों के साथ दोस्ती नहीं कर पाते, उन्हें आइसोलेशन की फीलिंग होती है। और 40 to 65 ईयर्स में जनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन, यहाँ पर पेरेंटिंग होता है। हर बच्चे को और हर एडल्ट सोचते हैं कि वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ करें और इसके लिए वो कुछ करना चाहते हैं, तो इसमें वो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ अच्छा करते हैं। और ये फिर है मैच्योरिटी 65 to डेथ, इसमें ईगो, इंटेग्रिटी एंड डेस्पेयर। इसमें क्या है कि अपने लाइफ को एक्सेप्ट करना और रिफ्लेक्शन देखना कि अगर उन्हें अपने पिछले लाइफ से सेटिस्फेक्शन है तो उन्हें ईगो, इंटेग्रिटी होती है, और अगर नहीं तो उन्हें डेस्पेयर, अगर वो नहीं सफल अपने को मानते हैं तो उन्हें निराशा, बिटरनेस और डिप्रेशन होता है। So that's all about Erickson's theory. Thank you.